नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज संडे है, आज हमारी अलजेब्रा या रीजनिंग वगैरह की क्लास तो आएगी नहीं। ये जो क्लास है ये एस्टेट के दोस्तों के लिए है जिनका एग्ज़ाम है 2 और 3 दिसंबर को। ठीक है। तो हमने इसकी एस्टेट की मैथ की सीरीज स्टार्ट की थी। हमने पहली क्लास में मैथ का सॉल्यूशन करा था जो 2022 में एस्टेट का पेपर आया था। आज हमारे पास एस्टेट का जो 2020 में होता ना वो एग्ज़ाम है, और उसमें मैथ के 10 क्वेश्चन है। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आज सोल्व कराएंगे जैसे हमने पिछली बार कराया था ना, शॉर्ट अप्रोच के साथ, ऐसे ही कराएंगे। कोई मतलब ज़्यादा लॉजिकल नहीं चीज़ें करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। ठीक है, 1 वीक का ही टाइम है ये समझ लो। तो ज़्यादा शॉर्ट अप्रोच पे काम करेंगे और शॉर्ट अप्रोच के साथ आपको 1-2 क्वेश्चन रिलेटेड उसके बता देंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन उनको समझाएंगे तो वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आराम से देखते रहना, बाद में इसको मतलब देख लेना शॉर्ट अप्रोच को क्या है, और वीडियो हमारी यूट्यूब पे ही रहेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक टाउन की पॉपुलेशन है जो फर्स्ट ईयर यानी पहले साल 5% बढ़ जाती है। ठीक है, एक टाउन की पॉपुलेशन पहले साल 5% बढ़ जाती है, दूसरे साल 5% कम हो जाती है, यानी 5% डिक्रीज हो जाती है। तो जो 2 साल के बाद जो टाउन की पॉपुलेशन है ना वह कितनी है? 79,800। ठीक है, यानी 79,800 हो गई। तो 2 साल के पहले जो पॉपुलेशन थी ना वो क्या थी, यानी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या थी। अब तो ये बढ़ के हुई है ना। ठीक है, एक बार बढ़ गई और एक बार घट गई। तो इसमें जो है ना मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जैसे एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन जो फर्स्ट ईयर है ना वो तो 5% इंक्रीज हो जाती है भाई, यानी 5% इंक्रीज हो गई। ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर या सेकंड ईयर लगा लो, जो नेक्स्ट ईयर है वो 5% डिक्रीज हो जाती है। ये एग्ज़ाम वाले ने बोल रखा है हमें। तो और उसने कहा कि 2 साल के बाद यानी आफ्टर सेकंड ईयर, यानी 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन है ना वो ये हो जाती है भाई, इतनी। तो ये एक बार बढ़ के हुई एक बार घट के हुई। ठीक है, तो जो 2 साल पहले पॉपुलेशन थी नहीं वो क्या है, इसमें हम जो लगाएंगे ना वो रेशो मेथड लगाएंगे, और यहाँ पे रेशो मेथड ही ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो रेशो मेथड कैसे काम करेगा सुनो। जैसे ये बताओ ये क्या है, आपको सर 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी 5% का मतलब क्या होता है 100 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गई भी 1/20। ठीक है, 1/20 आ जाएगी, क्योंकि प्रेसेंट से फ्रैक्शन में जाते हैं ना तो बटे में 100 करते हैं, यानी भाग में 100 करते हैं, और फ्रैक्शन से अगर परसेंट बनाएंगे ना तो गुणा में 100 करेंगे। ठीक है, तो ये 1/20 आ गई भाई, और ये क्या है इंक्रीज है। तो ये बेस वैल्यू है 20, ओरिजिनल वैल्यू है, इसी पे इंक्रीज इसी पे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको उठाओ सबसे पहले, यानी 20, और 20 से ये क्या हुई है, आप कहोगे सर ये तो इंक्रीज हुई है, तो 20 से एक जोड़ेंगे 20 में तो 21 हो जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज हो गई भी। ठीक है, अब यहाँ पे भी 5% है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 ही है, यहाँ पे भी 20 बेस वैल्यू है, और यहाँ पे हुई डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 19 यानी 19 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर ये इनकी मल्टीप्लाई 400 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, और इसकी मल्टीप्लाई 19 दूनी 38, 380, और 19 से कम 19, 380 में 19 जोड़ो, आप कहोगे सर 399। ये आ गया भाई। ये हमारी ओरिजिनल थी, मतलब पहले वाली थी, ये न्यू अब वाली है, इंक्रीज डिक्रीज होके। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एग्जाम वाले ने दे रखी है कि भी जो इंक्रीज होके और जो डिक्रीज होके जो पॉपुलेशन बनी है ना वो ये है। तो ये वैल्यू किसकी है 79,800, वैल्यू आप कहोगे सर 399 की, और हमें किसकी चाहिए ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या थी हमारे पास 400। ये पूछ रखा भाई एग्जाम वाले ने। ठीक है, तो अब इसको बस ब्रेक कर देंगे। ये क्या है 39 दूनी 78 और एक 9 दूनी 18, तो 2 पे चला जाएगा, यानी 200 आ गया ऊपर। 200 की 400 से करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 80,000। ये पॉपुलेशन थी भाई स्टार्टिंग में, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये पॉपुलेशन थी ओरिजिनल, और ये एक बार बढ़ के एक बार घट के, एक बार 5% इंक्रीज हुआ, एक बार 5% डिक्रीज हुआ, तो इतनी हो गई थी। तो एग्जाम वाले ने ये स्टार्टिंग की पॉपुलेशन पूछी थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है 80,000। ठीक है, तो आप देख लेना
ये पीडीएफ हम यूट्यूब हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे बाद में, उसमें से देख लेना आप, ठीक है। उसमें तो ऑप्शन भी दे रखे, हमने ऑप्शन लिख रखे हैं साथ में। तो ये इसका सोल्यूशन था। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये बदलेगा नहीं कभी भी। यहाँ पे सिर्फ 10% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, ठीक है, या दोनों इंक्रीज भी हो सकते हैं, दोनों डिक्रीज भी हो सकते हैं, 3-4 केस बनते हैं। तो एग्जाम वाले ने क्या पूछ लिया, पहले साल तो 5% बढ़ गई किसी टाउन की पॉपुलेशन, दूसरे साल 5% कम हो गई, तो बढ़ने और घटने के बाद जो टोटल चेंज हुआ इतना हुआ, इतनी होगी पॉपुलेशन। तो स्टार्टिंग में बताओ कितनी थी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में 400 थी, बढ़ के घट के इतनी हो गई। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 400 की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास 80,000 पॉपुलेशन आ जाएगी, पहले 80,000 थी किसी टाउन की पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, और इसको ऐसे ही करना रेशो मेथड से, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको टाउन पॉपुलेशन 5% की, तो मैंने लिख के बताया एक बार, आपको डायरेक्ट लिखना है 20 से 19, 20 से 21, बस 400 से 399। अब अभी अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का भी। द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर रेशो, यानी 2 सिलेंडर है, उनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, ठीक है। त्रिज्या का अनुपात क्या दे रखा है, वो दे रखा है भाई, आप कहोगे सर 2:3 दे रखा है, ठीक है। त्रिज्या का अनुपात किसी सिलेंडर की, और जो उनकी हाइट का अनुपात है ना, हाइट का अनुपात दे रखा है हमारे पास 5:3, और वॉल्यूम का रेशो पूछा भाई, वॉल्यूम का रेशो पूछा आपसे। अब मेरे को एक बात बताइए, जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, उसका वॉल्यूम क्या होता है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में बताया था, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है πr²h। जो पाई होता है ना, पाई, वो कांस्टेंट होता है, इसको नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। इसको डील करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट होता है 22/7। अगर पॉइंट में लिखोगे 3.14। r², यानी r की वैल्यू क्या दे रखी है, 2:3 दे रखी है। यहाँ पे r², यानी स्केयर करना है इसका, तो स्केयर करेंगे, इनका स्केयर कर दो भाई, लो बस। हाइट क्या है, हाइट तो एक बारी है, तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्केयर क्या होता है, आप कहोगे सर 4, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर क्या होता है, आप कहोगे सर 9। लो भाई, क्वेश्चन ख़त्म। इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया 20, ये क्या आ गया 27, ये वॉल्यूम का रेशो आ गया, ठीक है। वॉल्यूम का रेशो क्या आ गया, 20:27। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इसमें 27:20 भी है। एग्जामिनर घुमा रहा है आपको, 27:20 भी दे रहा है और 20:27 भी दे रहा है। एक 4:9 और एक 9:4 है, ठीक है। तो आपको पजल नहीं होना, पहले वॉल्यूम देखना क्या स्केयर, आप πr²h, r 2 बार है, तो यहाँ पे तो सिंगल था 2:3, तो डबल बनाने के लिए हमें स्केयर करना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। तो 4:9 आ गया, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये वॉल्यूम आ जाएगा भाई, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, ठीक है। इतना ही लिखना है, 4, 9, 5, 3, और आंसर आ जाएगा 20:27। तो ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। और रेशो वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं मेंसुरेशन में, रेशो ही निकालना बस, और कुछ करना ही नहीं उनमें। अगला देखो भाई, एक एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। उसमें जो है ना 27% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो गए भाई। कोई एग्ज़ाम हुआ स्कूल में, 27% जो स्टूडेंट है ना इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है। और 38% स्टूडेंट वो साइंस में फेल हो गई। 27% स्टूडेंट तो इंग्लिश में फेल हो गई, 38% स्टूडेंट साइंस में फेल हो गए, और 19% स्टूडेंट दोनों में फेल हो गए भाई। 19% जो स्टूडेंट ना बोथ सब्जेक्ट फेल, यानी दोनों सब्जेक्टों में फेल हो गए। तो एग्जाम वाला पूछ रहा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, परसेंट पास्ड स्टूडेंट, ठीक है, यानी कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, बिल्कुल मतलब ओरली सोचना है, ठीक है, कोई ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह ट्रिक वगैरह कुछ नहीं दिमाग में रखनी। तो 27, कोई स्कूल में एग्ज़ाम हुआ, 27% तो इंग्लिश में फेल हो गई, 38% साइंस में फेल हो गए, ठीक है। पहले इनको एक बार ऐड कर लो, यानी 27
38, कितना आ गया 7 और 8 15, 1 3 2 5 1 6, 65% बच्चे ऐसे आ गए जो इंग्लिश और साइंस में फेल हो गए। लेकिन हमारी तरफ से तो 65% आया ना, पेपर वाला कह रहा है कि 19% हुए दोनों में फेल। ठीक है, हमारी तरफ से आया कितने कि भाई 65% फेल हो गए दोनों में मिल के, क्योंकि 27% तो इंग्लिश में फेल हो गए, 38% साइंस में फेल हो गए। लेकिन एग्जाम वाला कह रहा है कि 19% हुए भाई। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 19 लेस कर देंगे अपनी तरफ से जो आंसर आया उसमें से, तो ये क्या आ जाएगा, 15 में से हो गया 6, 5 में से गया 4, 46%। ये वो स्टूडेंट आ जाएंगे दोनों में पास है, पास परसेंट स्टूडेंट। ठीक है, इसने क्या पूछा है, बहुत सब्जेक्ट में पास। ये वे स्टूडेंट आ जाएंगे तो दोनों में पास है। क्यों, क्योंकि 27% तो इंग्लिश में फेल हो गए थे और 38% साइंस में फेल हो गए थे, तो इनको ऐड करेंगे तो 65 आएगा। ठीक है, 65% दोनों में फेल हो गए तो हमारी तरफ से आंसर आया। लेकिन एग्जाम वाला कह रहा है भाई 65 यानी 90% स्टूडेंट फेल हुए दोनों में। तो सॉरी 19, हाँ 19%। तो इसमें से अगर 19 लेस कर देंगे ना तो 46% ये वे बच्चे बच जाएंगे जो दोनों में पास है। ये ओरली क्वेश्चन है, इसको मतलब ज़्यादा ट्रिक वगैरह कुछ फॉर्मूला नहीं सोचना, पर डायरेक्ट सोचना कि भाई दोनों तो 65% हो रहे, लेकिन एग्जाम वाला 19 कह रहा है, तो जो बच गए वे 40%, हम 19 लेस कर देंगे, 40% दोनों में पास है। क्योंकि यहाँ पे फेल 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 की कहानी चल रही है, पास का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो जो बच गए वे पास ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सोचना, आपको सिर्फ ये लिखना है एग्जाम में, ये नहीं लिखना। ये तो इसमें दे रखा है स्टेटमेंट में 27% इसमें, 38% इसमें, 19% इसमें, सिर्फ ये लिखना है। माइनर से माइनर 3 से 4 सेकंड लगेगी। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, वरना एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको पजल कर सकता है। एक मैन है भाई, एक मैन रो अपस्ट्रीम 13 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर टेकिंग 5 घंटे ईच। एक आदमी है दारा के मतलब साथ साथ चलता है 13 किलोमीटर और दारा के विपरीत आता है 28 किलोमीटर। ठीक है, और 5 घंटे टोटल टाइम है। ठीक है, ईच यानी 13 किलोमीटर जाता है वो भी 5 घंटे में, 28 किलोमीटर आता है वो भी 5 घंटे में। तो स्पीड बतानी है किसकी, वाटर की, पानी की गति क्या है। तो एक बात बताओ, यानी जाता कितने की स्पीड से आप ना, कितनी किलोमीटर, आपको सर 13 किलोमीटर, आता कितने हैं 28 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम दोनों में 5 घंटे लगता है भाई। टाइम दोनों में कितना लगता है, आपको सर 5 घंटे लगता है। तो ये जो बोट एंड स्ट्रीम का जो टॉपिक है ना, ये पूरा पूरा सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। यानी जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस वो होती है स्पीड इनटू टाइम। यानी दूरी क्या होती है, दूरी वो होती है कि भाई हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, और कितना समय लग रहा है हमें जाने में, वो दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर, टाइम दे रखा है घंटे, तो हम स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस तो एज इट इज़ रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, बड़ी यूनिट हमेशा ऊपर आती है, याद रखना। ठीक है, अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पे कितना आपको सर 13 किलोमीटर, यहाँ क्या है 5, तो इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 3 बच जाएगा, 5 6 30, ये आ जाएगी भाई स्पीड इसकी। ठीक है, जो हम अप स्ट्रीम गए थे, और डाउन स्ट्रीम में 28 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 घंटे लग रहे दोनों में, ये 5 5 25, 3 बच जाएगा, 5 6 30, ये आ जाएगी भाई इसमें। ठीक है, तो जा रहा है आ रहा है। ठीक है, 5 घंटे लग रहे हैं। अब इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्यों लेंगे, क्योंकि एक बार गया एक बार आया, तो 5 घंटे टोटल लग रहे हैं ना। तो जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के केस में होता है ना, तब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट रहता है, तो वहाँ ऐड होता है। लेकिन इसमें पानी विपरीत चलता है, आदमी ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस लेते हैं हमेशा। 5.6 में से 2.6 चला गया, तो हमारे पास 3 बच गया भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पानी की वो बच गई। अब जो अपस्ट्रीम स्पीड होती है ना, वो ऑफ होती है हमेशा, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। ये क्यों होती है, कैसे होती है, वो बाद की बात है। ठीक है, क्योंकि अब इसको अगर लॉजिकल आपको बताने लग गए ना, कम से कम 10 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। और ये टॉपिक ऐसा है
जिसने टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ रखा ना उसी को समझ आएगा, क्योंकि अब इस चीज़ का अगर लॉजिक बताएंगे ना तो ये समझ लो 10 मिनट आराम से ख़राब हो जाएंगे आपके। तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, इसके बाद आपको सिर्फ ऑफ कर देना है और कुछ नहीं। ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1.5 घंटा लगेगा भाई, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे, ठीक है। 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको 1 ऑप्शन में ऐसे दे रखा है भाई, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, दोनों डिस्टेंस देगा और टाइम फिक्स देगा कि 5 घंटे लगते हैं। आपको सिर्फ स्पीड निकाल के डिफरेंस लेना और उसका ऑफ कर देना है, क्योंकि ये बदलेगा नहीं। क्योंकि जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, 20 दे सकता है, 18 दे सकता है, 24 दे सकता है, 25 दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा। इसको एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपका 1 वीक ही रहता है। अगर एक्सप्लेन करने लगे ना तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मोटा मोटा था हमने बता दिया, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। दोनों की स्पीड निकाल के डिफरेंस ले लेना और उसका ऑफ कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। अब आओ भाई, एक लॉजिकल क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, मतलब कोई ट्रिक वगैरह नहीं है इसमें, बस लॉजिक लगाना थोड़ा बहुत। इफ श्याम राइट्स डाउन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, देन हाउ मैनी टाइम्स डज ही राइट 3। यानी श्याम जो है ना, एक बंदा है, वो 1 से लेके 100 तक गिनती लिखता है, यानी काउंटिंग लिखता है, ठीक है। तो सारे इंटीजर लिखता है वो, ये नहीं कि कोई छोड़ देगा 1 2 3 4 5 से अप टू 100 तक। तो उसमें कह रहा है कि 3 कितनी बार लिखा उसने, यानी हाउ मैनी डज ही राइट 3, यानी 3 कितनी बार लिखा। तो सारे इंटीजर लिखता ना, तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक होती है। मतलब ट्रिक तो क्या है कि बिल्कुल लॉजिक होता है। सबसे पहले वो चीज़ उठाओ जिसमें पूरी लाइन में 3 आता है। आपको कोई सर 30 31 32 33, ठीक है, 39 तक 3 आएगा। तो ये जो 3 आएगा ना, ये 10 बार आएगा भाई। चाहे आप काउंट कर लेना, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39, क्योंकि उसके बाद तो 40 आ जाएगा, 4 वाली डिजिट आ जाएगी, ठीक है। और फिर आएगा 3 किस में आएगा, फिर 3 13 23। अब 33 नहीं लेंगे, क्यों, 33 तो 3 वाली लाइन में आ गया ना। हाँ, 3 13 23 43 53 63 73 83 और 93, यानी 9 बार और आएगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे बस, यानी उसने 19 बार टोटल 3 लिखा। अब प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें ऑप्शन 19 भी है और 20 भी है। जैसे ये 33 होता ना, 33, इसमें 2 बार 3 है, ठीक है, 3 3, लेकिन इसको काउंट 1 बार करेंगे भाई, 2 बार नहीं करेंगे। इसका आंसर 19 है। वैसे ऑप्शन में 20 भी है, कई बच्चे 20 लगा दो क्योंकि सोचोगे जान तो 2 बार 3 लेगा। इसको काउंट 1 बार करेंगे, क्यों, इसने इंटीजर्स बोल रखा है। इंटीजर्स जो होता है ना, पूरा नंबर होता है। जैसे ये हमने लाइन ले ली एक, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, ये 0 पे है लाइन, ठीक है। तो इस साइड जाएंगे तो 1 2 3, अगर 2 नंबर की सीरीज आएगी 10 11 तो 33 ऐसे आएगा। इस साइड आएंगे तो नेगेटिव वाली टर्म आएगी। तो ये जो 33 आएगा ना, ये एक बार ही काउंट होगा, ये पूरा इंटीजर है, ठीक है। ये नहीं है कि 2 बार 3 लिखा, नहीं। इसने कहा कि ऑल द इंटीजर्स, ध्यान से पढ़ना रकम को, ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, सारे इंटीजर्स लिखे इसने, ठीक है। तो अब सबसे पहले 3 वाली लाइन उठा लो, उसमें 10 बार 3 लिखा उसने, फिर बाकी बच गए वो 3, 9 बार लिखा, 19, ये आंसर आएगा। और ऑप्शन में 20 भी है, कई बच्चे 20 मार्क कराएंगे, ठीक है। तो 20 ऑप्शन गलत है, 19 आएगा इसका आंसर। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को एक बार। तो क्योंकि 3 कितनी बार लिखा, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी उस लड़के ने, तो 10 बार तो उसमें ही लिख दिया था 3 वाली लाइन में, और 9 बार 3 13 23 43 53 63 73 83 और 93, ठीक है। तो 19 इसका आंसर आएगा भाई। और ऑप्शन ऐसे बना रखे एग्जाम देने कि बच्चा पजल हो ही जाए, वहाँ पे 20 भी दे रखा है। तो बच्चों के मतलब ये समझ लो कि 70-80% बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि 33 में 2 बार 3 है, ठीक है। तो लेकिन वो कंप्लीट इंटीजर है, एक ही है 33 बस।
अब देखो अगला एज का क्वेश्चन भाई। आफ्टर 5 years फादर्स एज विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन एज। 5 year एगो फादर एज व 7 टाइम ऑफ हिज सन एज। प्रेजेंट एज बतानी, यानी क्या कह रहा है कि 5 साल के बाद, यानी आज से 5 साल के बाद एक पिता है, वो अपने बेटे की उम्र का 3 गुना है। यानी बेटे की उम्र अगर 1 है तो पिता की उम्र कितनी होगी? 3 साल होगी भाई, ठीक है। यह है 5 साल के बाद, यानी आज से 5 साल के बाद, इसमें 5 साल ऐड करेंगे, यही बात है। ये 5 साल के बाद की बात है। और 5 साल पहले, यानी आज से 5 साल पहले, यानी -5 करेंगे तो उस टाइम पे जो ना 7 टाइम था पिता सन की एज का, ठीक है। तो ये बताना है कि जो पिता की प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान आयु, वो क्या है। तो अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज का क्वेश्चन है और ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहीं बदलता नहीं है। और जो पूरा एज टॉपिक है ना, वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, वो है सिर्फ कैसे डिफरेंस सेम करना है। एज में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये, ठीक है, लैंग्वेज में दे रखा है क्वेश्चन, और एक डायरेक्ट रेशो भी दे दिया कि भाई ए और बी की आयु का अनुपात ये है और उनकी 3 साल के बाद आयु बताओ कितनी हो जाएगी। एक ये लैंग्वेज में दे रखा है, ठीक है। लैंग्वेज में कैसे दे रखा है? आफ्टर 5 year फादर एज विल बी 3 टाइम ऑफ सन एज। और एक होता है कि भाई जैसे मेरी आपकी एज बतानी है तो मेरी एज का 3 गुना करके उसमें से 3 साल माइनस कर दो। तो ऐसे स्टेटमेंट के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन मैक्सिमम जो टाइप आती है ना वो ये आती है डिफरेंस सेम करने वाले। अब मेरे को एक बात तो, यहाँ पे तो 1-1 है, यहाँ पे 3-4 है, डिफरेंस तो सेम है नहीं ना, सॉरी 3-7 है। अब डिफरेंस कैसे सेम करेंगे? जो ये तरीका बता रहा हूँ ना, इस पर पूरा एज टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, रेशो में भी काम आएगा, मतलब 3-4 टॉपिक में काम आएगा ये तरीका। डिफरेंस कैसे सेम करते, पहले ये देखो, नीचे वाले का डिफरेंस क्या है? आप कहोगे सर 6, इसकी यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। अब ऊपर वाले का डिफरेंस क्या है? आप कहोगे सर 2 है, इसकी यहाँ भाई नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब जो नया रेशो आएगा ना, वो देखो क्या है। अब ये रेशो है 6 की, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है कि रेशो में आप कुछ भी करो लेकिन रेशो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। रेशो में गुणा करो, भाग करो, लेकिन प्लस माइनस मत करो, क्योंकि प्लस माइनस से रेशो बदल जाएगा, ठीक है। गुणा करो तो भाग करो तो इस साइड करो, जो इस साइड कर रहे हो वही इस साइड करना है, क्योंकि रेशो बदलेगा नहीं। जैसे देखो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की, तो 6 आ गया। यहाँ पे करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 3 18। अब इसका रेशो निकालो, 6 1 कम 6, 6 3 18, यानी एक रेशो 3 ही आएगा, ठीक है। तो रेशो बदलना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी से मल्टीप्लाई करो, किसी से डिवाइड करो, लेकिन प्लस माइनस मत करना, क्योंकि प्लस माइनस करने से रेशो बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? आपको सर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 7 14। अब देखो भाई इनके बीच का डिफरेंस 18 14, 4 का डिफरेंस है, 6 2 4 का डिफरेंस है, यानी हो गया ना डिफरेंस सेम। ऐसे करते हैं डिफरेंस सेम, ठीक है। ये पॉइंट रेशो और प्रॉफिट लॉस में दोनों में काम आएगा, और पूरा एज टॉपिक तो इसी पे है, ठीक है। 90% एज टॉपिक इसी कॉन्सेप्ट से होता है। तो अब देखो यहाँ बीच में डिफरेंस क्या है? आपको सर इनके बीच में तो 4 साल का अंतर आ गया, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम वाला क्या कह रहा है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम वाला तो पहले 5 साल की बता रहा है, फिर अगले 5 साल की बता रही है, तो 10 साल का डिफरेंस हो गया, ठीक है। यानी आज से पीछे 5 साल जाएंगे तो आज क्या है? आपको सर 2023 चल रही, पीछे 5 साल जाएंगे 2018, और ये आगे 5 साल जाएंगे तो 2028। तो 18 और 28 में 10 साल का डिफरेंस हो गया ना, तो ऐसे डिफरेंस निकालते हैं। तो 10 साल का डिफरेंस है भाई, एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 4 साल का, ठीक है। लेकिन एग्जाम वाला क्या कर रहा है? 10 साल का। तो 4 वैल्यू किसकी? 10 की। अब फादर की एज बतानी है। फादर की एज कौन सी उठा लो, आपकी मर्जी। जैसे हमने 14 उठा लिया भाई, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे, ये मिनट, ये गलत लगा दी वैल्यू, ये ऐसे आएगी 10 वैल्यू 4 की और ये किसकी? 14 की, क्योंकि एग्ज़ाम वाला 10 कह रहा है, हमारी तरफ से 4 आई है। तो ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, कितनी आ गई वैल्यू? आपको हो गया सर 35। लेकिन ये 35 आंसर नहीं आया, ठीक है। और ऑप्शन में 35 भी है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, मतलब ऑप्शन ऐसे सेट कर रहा है कि जो भी आंसर आए ना बच्चे बस टिक कर दें। 35 आंसर नहीं है। ये क्या है? ये हमने ये वैल्यू उठाई है, ये कब की है? आपको सर ये तो 5 साल पहले की है, क्योंकि माइनस कर रखा है।
तो 5 साल पहले की है ना, तो प्रेजेंट पूछी है, तो 5 साल ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। 5 साल ऐड करेंगे ना तो 40 साल, यानी 40 साल फादर की एज है भाई, समझ गए। इसमें पहला ये ऑप्शन है। अब इससे भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं यहाँ ये वैल्यू उठा के कि भाई सही आ रहा है क्या। अब देखो 10 वैल्यू तो 4 की, ये कंफर्म है, ये नहीं बदलेगी, बस यहाँ पे किसकी चाहिए, 18 की। अब देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 निम 18, कितना आ गया आपको कि सर 45 आ गया है, तो लेकिन 45 आंसर नहीं है, 45 आंसर नहीं है और ऑप्शन में है, बच्चे टिक कर देंगे। अब ये है 5 साल बाद की, यानी प्लस का रखा ना, 5 साल बाद की, यानी आज 2023 है ना, तो 2028 की एज बता रहा है ये। तो हमें तो प्रेजेंट बतानी 2023 की, तो 5 साल माइनस करेंगे, तो 5 साल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको कि सर 40 आ जाएगा, यानी आ गया ना 40, यहाँ से ही 40, यहाँ से ही 40। जरूरी ना आपको दोनों निकालने, कोई भी निकाल लो, बस इसका ध्यान रखना। +5 -5, +5 कब होगा, जब एज ज़्यादा आ जाएगी, नहीं आगे की एज आ जाएगी, ये एज्यूम करेंगे। -5 कब होगा, जब ये एज्यूम करेंगे। ठीक है, सॉरी +5 -5 इसमें होगा क्योंकि ये आगे की एज बता रही है 5 साल की, इसमें -5 करेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगी। ये पहले की एज बता रखी है 5 साल पहले की, यानी 2018 की एज बता रखी है, तो +5 करेंगे तो 2023 में जो एक्चुअल एज है, प्रेजेंट एज है, वो आ जाएगी। तो ये एक प्रॉपर कंसेप्ट है। यहाँ से डिफरेंस सेम करने के बाद क्वेश्चन है ना इस पे सोल्व होगा, इस पे मत कर देना फिर आप, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर हमने डिफरेंस सेम कर लिया ना एक बार, तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट पे होगा, यानी 18 वैल्यू है, 14 वैल्यू है, 6 है, 2 है, और ये +5 -5 का डिफरेंस मैंने बता दिया 10 है, ठीक है। तो 10 वैल्यू किसकी, 4 की, एक बार ये ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है एग्जाम में तो आप इससे भी कंफर्म कर लेना एक बार, सेम आंसर आएगा भाई। अगर अलग अलग आंसर आए तो समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है। और एग्जामिनर इतना चालाक हो गया कि जो ऑप्शन आपका आता है ना आंसर एक बारी में निकलता है, वो भी ऑप्शन में दे रहा है। और 90% बच्चे तो वही ऑप्शन मार्क कराएंगे कि भाई प्रेजेंट वैल्यू 35 निकल गई, 45 निकल गई बस, और आंसर की में आगे देखेंगे तो गलत मिलेगा वो। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 2 पाइप है, ठीक है, ए और बी, वुड फिल ए टैंक कंप्लीट इन 30 मिनट, ठीक है। ए भरता है भाई 30 मिनट में एक टैंक को, बी भरता है 36 मिनट में, ठीक है। और कह रहा है कि बोथ पाइप बीइंग ओपन, यानी दोनों पाइप ओपन कर दिए, कितने समय के बाद ए को बंद कर दें, यानी कितने समय के बाद ए पाइप को बंद कर दे कि जो पूरा पाइप ना, पूरा वो टैंक है ना 18 मिनट में भर जाए। पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लो भाई। एफिशिएंसी क्या होगा, 30 और 36, 30 और 36 का जो रेशो मतलब वो आएगा एलसीएम, वो क्या होगा, मिनिमम 180 आएगा, ठीक है। तो 180 मिनट हमने एज्यूम कर ली भाई। अब यहाँ पे क्या आएगा, 30 छिक्का 180, 36 पंजा 180, ये रेशो है, ठीक है। ये रेशो आ गया, 180 मिनट हमने एज्यूम की, 30 छिक्का 180, 36 पंजा 180। अभी कह रहे दोनों पाइप खोल दिए, ठीक है। तो कितने समय के बाद ए को बंद कर दें कि पूरा फिर बाद में जो टैंक है ना वो 18 मिनट में भर जाए। अब ए को अगर हम बंद कर देंगे ना तो जो टैंक कौन भरेगा आप बताओ। आपको सर टैंक तो बी पाइप भरेगा क्योंकि ए तो बंद ही कर दिया ना हमने, लेकिन यही पूछ रहा है कि कितने समय के बाद करना है। तो पहले क्वेश्चन वहाँ से उठाओ जहाँ से आंसर जल्दी निकले। अब जो बी टैंक भरेगा ना वो देखो 18 मिनट में भरेगा बाद में वो, तो एक ये कितनी यूनिट है, 5 यूनिट, तो 18 यूनिट कितनी हो जाएगी आपको सर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 90 यूनिट, 90 यूनिट भरेगा भाई 90 मिनट में, ठीक है। कहने का मतलब ये आगे 90 यूनिट भरेगा। और टोटल कितना हमारे पास आपको सर 180, इसमें से 90 माइनस कर देंगे तो 90 बच जाएगा, 90 मिनट ही बच जाएगी। ये तो बाद का काम है जो पाइप ए बंद करने के बाद बी ने किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये बाद का काम बच गया, ठीक है। अब बी पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आपको सर 6, लो भाई 15 छिक 90, ये आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था, पाइप ए बताना था कितने समय के बाद बंद कर दे। अगर आप पाइप ए को 15 मिनट के बाद बंद कर दोगे ना तो जो बचा हुआ पानी टैंक है खाली है वो पाइप भी 18 मिनट में भर देगा, यही एग्जाम वाले ने बोल रखा है, ठीक है। जो बंद करना होता ना उससे अपोजिट पाइप उठाओ और ये देखो कि लास्ट में कितने मिनट में भर रहा है, वो 18 मिनट में भर रहा है, तो 18 × 5 टोटल 90 मिनट लगेगी।
तो 180 मिनट तो हमारे पास है, तो 90 मिनट निकालेंगे, 90 मिनट बचेगी। तो ये 90 मिनट बची हुई इसने भरी होगी 6A ने। तो ये 15 मिनट के बाद अगर इसको बंद कर देंगे तो ये 90 मिनट भर, 90 यूनिट में मतलब टैंक भर देगा। तो बचा हुआ 90 यूनिट फिर ये B भर देगा बाद में। ठीक है, तो ये शॉर्ट अप्रोच है, शॉर्ट अप्रोच के साथ ही इसको सोल्व करना। ठीक है, इसका डिटेल मेथड नहीं जाना एक्स वगैरह तरीके से। 30 है, 36 है, एलसीएम लेना है, 6 5 की एफिशिएंसी आ जाएगी, ये 90 यूनिट आ जाएगी, तो 90 यूनिट बच जाएगी। तो डिवाइड में 6 कर देंगे तो 15 मिनट में बंद कर देंगे हम उसको, ए पाइप को। अगला देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम रुपीज़ 800। ठीक है, कोई सम है 800 रुपये, कितने समय में ये हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम दे रखी है वो 10% दे रखी है भाई। एग्जाम वाले ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है पर एनम पूरे साल की। और जो कंपाउंडेड है ना, वो जो इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहा है, ठीक है, जो इंटरेस्ट ले रहा है वो हाफ ईयरली ले रहा है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 10% तो टोटल है, यानी 6 महीने में इंटरेस्ट ले रहा है। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, इसका मतलब अब ला कर दो इसका, बस हाफ कर दो इसका, यानी 5% ले रहा है। 5% 6 महीने में, 5% 6 महीने में, टोटली कितनी होगी 10%। अब एक बात बताओ, तो टाइम पूछा है भाई, ठीक है, कितने टाइम में। अब यहाँ से अगर ये पॉइंट हटाएंगे नाम, तो ये 2 जीरो बच जाएगी, ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये पॉइंट हटाते हैं तो ये एक और ये जीरो, 2 जीरो बच जाएगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे काउंट हो जाएगी। अब यहाँ से हम 1 जीरो काउंट, सॉरी आउट कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब हमारे पास जो एक्चुअल चीज़ बची ना, वो क्या बची देखो, वो बची है 8000 और 9261, बस ये बची है भाई। और जिस बच्चे ने अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा ना, उसका तो आंसर अभी गया हुआ, 3 साल आंसर आएगा। जो 8000 है ना, 8000 वो कंप्लीट 20 का क्यूब होता है। ठीक है, यानी 20 20 20 और ये 21 का क्यूब होता है। 21 21 21, यानी कितनी बार लिखा, 1 2 3 1 2 3, तो 3 ही साल आंसर आएगा इसका। बस ज़्यादा डिटेल में करा नहीं रहा मैं, ठीक है। फॉर्मूला तो मैं लगवाता ही नहीं हूँ अर्थमेटिक में, लॉजिकल चीज़ें बताते हैं बस सारी, ज़्यादा डिटेल में नहीं कराएंगे इसको, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। 10% रेट दे रखी थी, हाफ ईयरली उसने बोल रखा था, तो 5% कर दी। ये 800 रुपये दे रखा था, 9261 ना सॉरी 926.10 कर दिया। कितना हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा ये। तो यहाँ से 2 जीरो उठा के यहाँ पे लगा दी, पॉइंट हटाया तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 8000 से 9261, और ये 8000 जो 9261 है ना, ये 20 और 21 का क्यूब होता है भाई। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो क्यूब का मतलब क्या है, 3 साल। ठीक है, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। तो इतना लिखना नहीं है आपको, ये लिखोगे ना आप एग्ज़ाम में, बस यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो 5% तो माइंड में कर लेगा, ये लिख दो, ये लिखते ही उसका आंसर आ जाएगा 3 साल। बस ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ बोर्ड पे, तो मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखने की नीड नहीं है, तो डायरेक्ट यहीं से आंसर आ जाएगा भाई। तो जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा ना आपके स्टेट में, वो फिक्स पैटर्न के पूछ रहा है, कोई ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं पूछ रहा। ठीक है, बस 1-2 क्वेश्चन लॉजिक थे। ठीक है, अब देखो, लिस्ट स्केयर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 15 24 इज इक्वल टू, यानी लिस्ट नंबर बताना है और स्केयर बताना है जो 8 15 और 24 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन वो आता कि 1 से 100 तक काउंटिंग लिख ली, ठीक है, 3 कितनी बार लिखा, तो इन क्वेश्चन में कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती, सीधे लॉजिक होते हैं इनके, बस माइंड में हिट कर गया तो अच्छी बात है, नहीं कर गया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अपनी तरफ से सोचने होते हैं। जैसे ये है, इसके ऑप्शन लिखूँ मैं, इसके ऑप्शन है भाई 120 180
3600 और 6400, ये ऑप्शन है इसके। इसने कहा कि लीस्ट स्केयर, छोटे से छोटा स्केयर बताना कम से कम, जो नंबर है ना 8, 15, 24 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। इस ऑप्शन को देखते ना हम दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा देंगे, पहला और दूसरा। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि 120 किसी का स्केयर नहीं होता भाई, 180 भी किसी का स्केयर नहीं होता। इसने स्केयर पूछा लीस्ट स्केयर, अब बच गई ये दो, ठीक है, लीस्ट स्केयर पूछा है, क्योंकि ये भी स्केयर है ये भी स्केयर है। अब लीस्ट स्केयर पूछा ना तो आंसर ये होगा, छोटा ही छोटा स्केयर तो ये है भाई, क्योंकि 6400 तो बड़ा स्केयर है। अब इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन को, आपको सोल्व करने की देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 3600 ही आंसर होगा इसका, क्योंकि ये तो बड़ा स्केयर हो गया, क्योंकि इसने लीस्ट स्केयर पूछा है। अब 8 को आप 3600 से मतलब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 चौके 32, 4 बच गया तो 8 पंजू 40, कंप्लीट हो गया डिविजिबल। ऐसे ही 15 से करोगे तो भी डिविजिबल कंप्लीट, 24 से करोगे तो भी कंप्लीट। आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमने रकम पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर आ गया था, क्योंकि उसने क्या कहा था, लीस्ट स्केयर नंबर, छोटे से छोटा वो स्केयर बताओ जो इन नंबरों से कंप्लीट डिविजिबल होता है। अब ये तो स्केयर है ही नहीं, इनको तो देखना ही नहीं है, ये तो देखते ही उड़ा दो, 120 और 180, ये तो स्केयर है ही नहीं। अब बच गया 3600 और 6400। अब 3600 और 6400 में छोटा कौन सा है, 3600, ठीक है। अगर 3600 भी कोई छोटा होता, 3600 जैसे 900 हो गया, कोई और स्केयर हो जाएगा, तो फिर हम एक बार देखते भाई कि 900 तो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट कौन सा है, 3600, तो 3600 हम मार्क कर देंगे, और आप करके भी देख लेना, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था, ऑप्शन से करने का क्वेश्चन था ये, नहीं कि इसको वहाँ बैठे रहो मतलब एग्जाम में लॉजिक सोचो क्या फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं लगेगा इसमें, ऑप्शन से करने का क्वेश्चन था ये। अब अभी लास्ट क्वेश्चन, इसने क्या कह रखा है कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सॉरी गलत बोल गया मैं, 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। सेलिंग प्राइस होता है ना, एसपी कहते हैं उसको, और उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। ये कह रहा है 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो लाभ या हानि बताओ, प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंट हुआ ये बताना भाई। जो प्रॉफिट या लॉस होता ना वो प्राइस पे होता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है या गेन होता है, वो प्राइस पे होता है। अब ये क्या है, वस्तु, ये तो प्रोडक्ट है, ये तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट है, ये तो वस्तु है, क्योंकि 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी वस्तु, ये तो प्राइस थोड़ी है। अब प्राइस कैसे बनाएंगे, अब ये देखो क्या निशान आपको सर, इज इक्वल टू का निशान है। इज इक्वल टू का निशान का मतलब होता है कि जो चीज़ यही है ना वही चीज़ यहाँ करेंगे, यानी अगर जो चेंज यहाँ करेंगे ना वही चेंज यहाँ पे करेंगे, बस रहना इक्वल है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट एक बार आंसर निकाले, बाद में देखेंगे वो तो क्या है। इसके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 8 SP, ये आ जाएगा 6 CP, बस, ठीक है। 8 SP 6 CP, यानी क्या है कि इसका मतलब क्या गया, हमने 6 रुपये में कोई चीज़ खरीद दी, CP कॉस्ट प्राइस खरीदना, SP सेलिंग प्राइस बेचना, यानी 6 रुपये में हमें कोई चीज़ खरीदी और हमने 8 रुपये में बेच दी, तो 6 में खरीदी 8 में बेची, तो ये तो लाभ हो गया भाई हमें। अब लाभ कितना हुआ, आप कहोगे सर 2 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, क्योंकि 6 में खरीदी थी 8 में बेच दी, 2 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ होता किस पे है, जो प्रॉफिट या लॉस होता ना, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, बस ये याद रखना भाई, ठीक है। तो लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना, आप होगे सर 6 है, और परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100, 2 1 2, 2 3 6, यानी 1/3%, या इसको ऐसे लिख दे 33/1/3% गेन, ठीक है, प्रॉफिट लिख दो चाहे। तो ये आंसर है भाई हमारा, इसमें C ऑप्शन है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है। और ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ये भी
डायरेक्ट इनके उल्टे कर देना। उल्टे क्यों कर देना? क्योंकि यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट है, ये कह रहा है कि 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ये तो वस्तु बोल रहा है, लेकिन वस्तु से थोड़ी ना वो निकलेगा। हमें तो प्राइस पता होना चाहिए कि हमने चीज़ कितनी खरीदी, कितने बेची, तब हम प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं। ठीक है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट बता सकते हैं। तो जैसे अब देखो 6 अट्ठे 48, 8 6 48, यानी इक्वल हो गया ना। इक्वल का निशान यही होता है कि यह भी चीज़ इक्वल होनी चाहिए, ये भी चीज़ इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 32 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। अब इस साइड भी 6 8 जा 48, 8 6 जा 48, तो ये चीज़ आ रही है, तो दोनों तरफ इक्वल है। तो डायरेक्ट इसका इसलिए हमें उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 8 यहाँ ले आए, 6 यहाँ ले आए, लेकिन एस पी रहेगा, सी पी रहेगा, ये चेंज नहीं करना। कहीं आप एस पी भी चेंज करो तो भी गलत हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, अब इसका इस चीज़ का जो ना ये प्राइस है, ये है प्राइस, और ये थे प्रोडक्ट। ठीक है, ये वस्तु थी, ये मूल्य है। जो लाभ हानि होता है ना वो प्राइस पे होता है। अब इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब ये है कि 6 वस्तु यानी 6 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस खरीदना, और 8 रुपये की बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस बेचना। तो हमें तो क्या हुआ, 6 की खरीदी 8 में बेच दी, तो लाभ हो गया भाई। लाभ कितना हुआ आपको सर? 2%, 2 रुपये का आ गया। तो 2 रुपये का लाभ हुआ। 2 रुपये का लाभ हुआ किस पे? जो लाभ या हानि होता है ना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सिप्पी। सिप्पी कितना आप होगे सर? 6, 2/6, 1/3%, या 33 सही 1/3% प्रॉफिट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना ऐसे ही, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बस। तो ये आज आपके क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो ये हमारी सेकंड वीडियो थी। तो हम 2 वीडियो और बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके कम से कम भी 5 साल के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो अब आप सुनो, आपको एस्टेट का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 2 या 3 दिसंबर को जो भी है। एडमिट कार्ड अभी आई नहीं है, लिंक आ गया है। तो आपको जो अगर चैप्टर देख के जाने हैं ना एग्ज़ाम में कि हमारा नंबर ना कटे फिक्स पैटर्न के, तो अब 2 चैप्टर, तो एक तो बोट एंड स्ट्रीम वाला देख जाना, उसके थोड़े पॉइंट देख जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट अप्रोच के साथ बता दूंगा, अब वहाँ पे एक बार डिटेल में देख लेना अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो। एक भाई मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़ जाना बस, और कुछ नहीं है। मेंसुरेशन जो आ रहा है ना फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। एक परसेंटेज देख लेना, परसेंटेज में से 2 क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और उसके अलावा तो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉफिट लॉस और पाइप। टाइम स्पीड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आया, टाइम एंड वर्क से भी कोई नहीं आया अभी तक, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से भी आया था एक, और कंपाउंड इंटरेस्ट से इस वीडियो में आ गया हमारे पास इस 2020 वाले में। तो कहना क्या है कि मोटा मोटा अर्थमेटिक ही देख जाना 1 वीक में बस। रेशो से अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बस एज के बेस पे आया था रेशो से क्वेश्चन, वो एज टॉपिक होता है अलग से, ठीक है। तो नंबर सिस्टम देख लेना। नंबर सिस्टम में ये लॉजिकल चीज़ है, लेकिन ये अब देखोगे तो ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। ये तो सिर्फ लॉजिक ही लगाना आपको, इंटीजर वगैरह या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ देख जाना, और कोई ज़्यादा चीज़ करनी नहीं, कोई 1 वीक रह गया। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी ना, तीसरी वीडियो सोल्यूशन आएगा, वो कल आ जाएगा, मंडे को या ट्यूसडे को पक्का, ठीक है। और उससे अगला आएगा वेडनेसडे या थर्सडे को, बस फिर हमारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, पूरा मैथ सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे कम से कम भी 40 50 45 50 क्वेश्चन जो भी हमारे पास है सारे कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि 22-23 क्वेश्चन तो हमारे हो ही गए हैं। पिछली वीडियो में 12 क्वेश्चन थे, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है, तो इतना ही और बचे हैं। किसी पेपर में 12 क्वेश्चन है, किसी पेपर में 11 है, किसी में 10 है, ऐसे क्वेश्चन, फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना इस क्लास को, और उनको बताना कि भाई मतलब एस्टेट का एग्ज़ाम 2-3 दिसंबर को है, और उनके जो मैथ के शॉर्ट अप्रोच है, शॉर्ट सोल्यूशन है, कैसे करने हैं, इस वीडियो में देखना, और अपने दोस्तों में इस चीज़ को फैलाना, शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना हमारे चैनल को। अब जैसे जो बच्चा एस्टेट दे रहा है उसके बाद आईबी की वैकेंसी भी आई हुई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। अगर कोई बच्चा आईबी की तैयारी कर रहा है तो हम 1 या 2 दिन में आईबी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं मैथ सोल्यूशन की। मैं ही कराऊंगा यहाँ पे मैथ सोल्यूशन, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन पूरे सोल्व कराऊंगा, तो 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। तो जैसे जैसे आगे फिर जीडी के आएंगे एग्जाम, जीडी के स्टार्ट करेंगे, तो जो भी अपकमिंग एग्जाम है ना सब के हम सोल्यूशन करा देंगे यहाँ पर आपको मैथ के। तो मैथ में आपका 1 नंबर भी नहीं कटने देंगे। और जो हमारी कॉन्सेप्ट वाइज और लॉजिकल चीज़ें चल रही है, जैसे एलजेब्रा टॉपिक चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। ये पैरेलल चलती रहेगी चीज़ें। प्रैक्टिस बैच भी समझ लो इसको, प्रैक्टिस बैच और ये कंसेप्चुअल बैच, दोनों चीज़ साथ में चलेगी। और 1-2 दिन में हम शॉर्ट्स भी स्टार्ट करेंगे, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की शॉर्ट्स, ठीक है, जो 10-20 सेकंड के होते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एस्टेट की वीडियो में मैथ के साथ। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।